नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सुस्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता है मैं एक सीरीज़ करवा रहा हूँ जिसमें 1991 से लेके अभी 2021 तक उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर या यूपी पुलिस के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो कांस्टेबल लेवल का हो या यूपी एएसआई का हो, यूपी एसआई का हो या फिर आप ने देखा होगा अभी जो हुआ था कंप्यूटर ऑपरेटर का या मृतक आश्रित का या जो भी यूपी के एग्ज़ाम हुए थे पुलिस विभाग से संबंधित, उन सभी का मोस्टली सिलेबस तो सेम ही है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है? तो उस सिलेबस के रिगार्डिंग आज हमारा है 8वां टॉपिक जिसमें सीधा-सीधा आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ठीक है? इससे पहले मैं 7 टॉपिक करवा चुका हूँ और 7 टॉपिक के अराउंड मैंने लगभग 11 से 12 वीडियो किए होंगे, ठीक है? वो प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं और सारे जो टॉपिक वाइज़ मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, वो आप एक बार एग्ज़ाम से पहले अवश्य देख के जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ में जो भी यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप सबको सामने ये दिख रहे होंगे, ये यूपीएसआई आप देख सकते हैं 2021 में पूछा गया, ये भी 2021 की जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें पूछा गया। तो इस तरीके से सारे जो क्वेश्चन्स हैं वो कहीं न कहीं यूपी दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, तो वो मैं टॉपिक वाइज़ सारे अलग-अलग करवा के आपको करवा रहा हूँ, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पूरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करिएगा और स सारे जो भी टॉपिक्स हैं, वो आप एक बार वीडियो अवश्य देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स होते हैं ना, उनमें से ही आपका बहुत सारा सिलेबस आपके एज़ इट इज़ एग्ज़ाम के कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो चलते हैं हम आगे पर आगे बढ़ने से पहले आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया जो कि 21 नवंबर 2021 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी यूपी दरोगा के एग्जाम की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन-सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो आप सभी को पता है सारनाथ स्तूप, वाराणसी घाट, प्रयागराज का किला या ताजमहल। तो ताजमहल तो आपको प्रायोरिटी देनी ही देनी है, ठीक है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। ताजमहल को बेसिकली 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत जो सूची थी, उसमें शामिल किया गया था, ठीक है? और इसको चूँकि आपको पता ही ताजमहल आगरा में स्थित है और इसको शाहजहाँ ने अपनी पत्नी ये तो छोड़ दो क्या है, ठीक है? आगे चलते हैं, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपी के पुलिस विभाग का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब कह सकते हैं फेवरेट क्वेश्चन है। भारत माता मंदिर और दशावतार मंदिर, ठीक है? और एक और है भीतरगाँव का मंदिर, ठीक है? ये 3 मंदिर तो ये समझ लीजिएगा यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के मतलब टॉप प्रायोरिटी में रहते हैं। भारत माता मंदिर ये आपका वाराणसी में स्थित है। कई बार आपने अभी जो रिसेंटली अगर न्यूज़ेज़ भी आपने देखी होंगी, तो उनमें भी आपको ये दिखा होगा, ठीक है? तो भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है, उसके प्रांगण में स्थित है और इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इसका उद्घाटन सन 1936 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसमें संगमरमर पर उकेरी गई भारत माता की जो एक कह सकते हैं कि जो भौगोलिक मानचित्र है, वो एक तरीके से यहाँ पे प्रतिमा स्वरूप स्थित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमृत सूची में प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? तो कुंभ मेला हमारा 2017 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है? और अगर रिसेंटली हम बात करें जो हमारी हुई थी 2025 की जो अ, 26 जनवरी को मतलब 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस पर जो परेड होती है, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो झांकी का अवार्ड मिला था, वो भी उत्तर प्रदेश की ही झांकी को मिला था, जो कि कुंभ पे जो महाकुंभ पे आधारित थी, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप इस बात को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही महाकुंभ निकल के गया है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी-पूरी उम्मीद है, यूपी दरोगा के एग्ज़ाम में, ठीक? अगला क्वेश्चन, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में ही होएगा, आप सभी को पता ही है, ठीक है? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बात करते हैं इस मंदिर के निर्माण की तो अहिल्याबाई जो थी उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1780 में और 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशीनाथ जो विश्वनाथ जो कॉरिडोर था उसका शिलान्यास किया था, ठीक? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन-सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य संगति क्या है? शैली है। तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश का जो कथक है, वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन आपका सी आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? नीचे कुछ अन्य नृत्य दिए गए हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं हम। ओडिशा का जो कह सकते हैं राष्ट्रीय नृत्य है या कह सकते हैं जो शास्त्रीय नृत्य है, वो बेसिकली ओडिशी ओडिशा ओडिसी
मतलब उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा, तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा, केरल का कथकली हो जाएगा, मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा, केरल का अगेन केरल के 2-3 है, ठीक है, मोहिनीअट्टम हो जाएगा और ये केरल का कथकली, ठीक। और असम ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असम का जो सत्रिया ये यहाँ का शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी को पता है जो आईटीआई है कानपुर का, तो उसकी स्थापना हुई थी 1969 1959 में 1959 को, ठीक है। आईटीआई जो संस्थान है यानी कि हाँ आईटीआई, हाँ आईटीआई नहीं आईआईटी, आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, ठीक है, भारत सरकार द्वारा ये संस्थापित है और इसकी स्थापना 1959 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य वो आप सभी को पता है, ठीक, छोड़ो इसको। आईआईटी कानपुर। और उत्तर प्रदेश की अगर भारत में बात करी जाए तो आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू है, ठीक है, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के परिसर में आईआईटी है और कानपुर में आईआईटी है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 को हुई थी और इसके बारे में अगर बात करी जाए तो 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई थी और भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। उस समय उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, ठीक है, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर की देखरेख में स्थापित किया गया था। और भवन का डिजाइन, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो स्ट्रक्चर है उसका जो डिजाइन तैयार किया था वो सर विलियम एमर्सन द्वारा किया गया था और इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भारत के या उत्तर प्रदेश के ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसे पूरब का या ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपने चरम स्थान हासिल किया था? तो चित्रकारी के बारे में अगर बात करी जाए, आप सभी ने पढ़ा ही होगा, ये जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पे थी, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? मतलब कि सब पढ़े सब बड़े जो सर्व शिक्षा अभियान था एक तरीके से, ये उसकी बात कर रहा है कि किस वर्ष ये लागू किया गया था। ये आपका हुआ था 2016 में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को 2011 में लागू किया गया था और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया था और इसके तहत यह विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा थी उसको अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। और कुल मिला के ये 2009 में पारित हुआ था, 2010 से ये लागू हो गया था और इस तरीके से, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन हिंदी और कौन सी है? तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में अगर बात करी जाए सबसे ज्यादा हिंदी है और हिंदी के बाद में अगर दूसरी सबसे ज्यादा भाषा है वो हो जाएगी आपकी उर्दू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और उर्दू ही उत्तर प्रदेश की दूसरी कह सकते हैं कि राजकीय भाषा है, ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है और उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है, उसके बाद में उर्दू बोली जाती है। और हिंदी भाषा के तहत उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं में अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, अवधी और भोजपुरी भाषाएं आदि सम्मिलित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु हो जाएगा बेसिकली बारहसिंगा, यानी कि जो दलदल का मृग बेसिकली जिसको बोला जाता है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का अन्य जो भी राज्य की चिन्ह वगैरह हैं जिसमें राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी आपकी उर्दू हो जाएगी, ठीक है। राजकीय चिन्ह जो कि मछलियां और तीर धनुष होता है ना, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का भी बेसिकली आपने लोगो देखा होगा, वहां पे भी आपने देखा होगा जनरली। हालांकि अगर आप उत्तर प्रदेश का वो देखें, कोई भी योगी जी की कॉन्फ्रेंस देख लें या किसी मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, तो पीछे की तरफ एक लोगो लगाया था, एक झंडा एक टाइप का, तो उसमें आपने देखा होगा मछलियां हैं और तीर धनुष है इस तरीके से, ठीक है। और 2 मछलियाँ, एक एक इस तरफ से जाती है, एक इस तरफ से जाती है, इस तरीके से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश का जो है पुष्प हो जाएगा और राजकीय वृक्ष आपका अशोक हो जाएगा और राजकीय पक्षी आपका सारस या क्रॉन्च हो जाएगा और राजकीय जो पशु है वो आपका बारहसिंगा या जो दलदल का जो मृग है ये हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश दिवस की अगर बात करी जाए तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर? तो नवाबों का शहर आपका लखनऊ हो जाएगा, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। अगर लखनऊ की बात करी जाए, लखनऊ के जो वर्तमान स्वरूप है इसकी स्थापना आसफुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था उसने 1775 में की थी, ठीक है। और ब्रिटिश काल में अवध
की राजधानी ये रहा था लखनऊ। लखनऊ अपनी खास नजाकत तहजीब वगैरह के लिए फेमस है, दशहरी आम के बगीचों के लिए फेमस है, चिकन कारी के लिए भी फेमस है, जरी जरदोजी के लिए फेमस है, बहुत सारी चीजें। आपने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी अगर आपने वीडियो देखी होगी या पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये पता चला होगा। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी मैंने रिसेंटली ही अभी आपको बताया, जो सारस या क्रॉन्च जो है वो आपका राजकीय पक्षी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है ये आपके कानपुर में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये भी काफी मतलब काफी तो नहीं, पर हाँ ये इंपोर्टेंट हो जाता है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। और उत्तर प्रदेश जो है कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान राज्य है, या हमारा देश भी अगर माने तो वो भी कृषि प्रधान देश ही है। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1975 में हुई थी, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसकी नींव किस वर्ष रखी गई थी? अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात करी जाए जो कि आगरा में स्थित है, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, इसकी जो स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी। ठीक है, 1 जुलाई 1927 को इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, देख लेते हैं इस बार। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी, अच्छा, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? शहरी निकायों की अगर बात करी जाए, ये 915 इसमें दिखा रहा है, पर ये चूंकि 2021 का डाटा है, ठीक है, इस वजह से। बाकी जिस समय आपका एग्जाम होगा उस समय आप देख के जाइएगा, हो सकता है उस समय तक अपडेटेड हो गया हो। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो कि इस वर्ष स्थापित किया गया था। राज्य संग्रहालय, अच्छा, उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो राज्य संग्रहालय है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वो आपका हो जाएगा बेसिकली 1863 को। द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1863 को की गई थी, और इसकी स्थापना लखनऊ डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल एडवर्ड द्वारा की गई थी। ठीक है, इस नाम को आप ध्यान रखेंगे। जो लखनऊ म्यूजियम है उसकी स्थापना कर्नल एडवर्ड द्वारा की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम उद्देश्य बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो वही आपका हो जाएगा आपका लखनऊ संग्रहालय। ठीक, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, यही लखनऊ लखनऊ का जो लखनऊ राज्य संग्रहालय या स्टेट म्यूजियम है वो लखनऊ का हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे पुराना है और इसकी स्थापना 1863 को की गई थी। जैन संग्रहालय की बात करी जाए, ये मथुरा में स्थित है, इसकी स्थापना 1874 को की गई थी। वहीं कुशीनगर संग्रहालय की बात करी जाए, ये महात्मा बुद्ध के कह सकते हैं कि उनके अवशेषों से या उनके उनसे ही संबंधित है, उनका ही संग्रहालय एक तरीके से मान सकते हैं आप। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1992 और 93 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश के यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो ये आपका हो जाएगा आपका जो आगरा फोर्ट है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आगरा का किला, उत्तर प्रदेश के यूनेस्को में शामिल है। उत्तर प्रदेश में तत्कालीन समय तक ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी ये शामिल थे। रामनगर का किला जो है ये आप ध्यान रखेंगे, ये वाराणसी में स्थित है रामनगर का किला। अकबर का मकबरा आगरा के ही सिकंदरा में स्थित है, और अलीगढ़ का किला है ये सबसे मजबूत किलों में से एक है। हालांकि वर्तमान में ये अपने कह सकते हैं कि जर्जर स्थिति में। अलीगढ़ के आसपास वाले जो भी भाई बहन होंगे उनको पता होगा ये बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कॉर्पोरेट सिटी कहा जाता है? तो कालीन का शहर की अगर बात करी जाए तो आप सभी को पता है, अगर नीचे ऑप्शन आपने दिख रहे होंगे, चेन्नई, मेरठ, वाराणसी या भदोई। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बेसिकली हो जाएगा भदोई। ठीक है, भदोई जो है सबसे ज्यादा कालीन के लिए फेमस है। हाँ, अगर इसमें ऑप्शन में मिर्जापुर आ जाएगा तो आप कालीन भैया समझ के मिर्जापुर मत लगा देना, ये आपका भदोई ही रहेगा। ठीक है, मिर्जापुर के सभी पात्र पूर्णतः काल्पनिक थे। ठीक है, तो उसको इतना ज्यादा आपको सीरियस लेने की आवश्यकता है नहीं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? एक बार इसको बेसिकली 1947 में ही पारित कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? यानी कि उत्तर जो सरोजिनी नायडू थी वो किस टाइम पीरियड में कह सकते हैं राज्यपाल बनी थी? वो बनी थी बेसिकली 1947 में, आजादी मिलते ही पहली राज्यपाल चूंकि वही थी। ठीक है, तो 1947 से 1949 तक उन्होंने बतौर राज्यपाल उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं कि कार्यकाल संभाला था। ठीक है, और अगर बात करी जाए 1925 में ये राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी,
और ये भारत की या कह सकते हैं पहली भारतीय महिला थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यानी कि बतौर एक महिला, ठीक है। और अगर पहली महिला की बात करी जाए तो वो आपकी हो जाएंगी एनी बेसेंट जी, ठीक है। लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला की अगर बात करी जाए वो आपकी हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, और इनको निकनेम बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का अगर लोक नृत्य की बात करी जाए तो ये आपका चरकुला हो जाएगा, जो कि मथुरा ब्रज क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। मथुरा या ब्रज क्षेत्र में ये किया जाता है, ठीक है। इसमें एक बड़े से पाइप मतलब पहिए के ऊपर दीप रख के, या कह सकते हैं कि घड़ों को रख के नृत्य करती हैं महिलाएं, ठीक है। लावा की अगर ये आप देख लीजिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा, लावा जो है ये लक्षद्वीप का कह सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य है। कोलट्टम ये तमिलनाडु का है, बिहू असम का हो जाएगा, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, चरकुला, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हो जाएंगे, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिएगा। और कोलट्टम ये है, ये केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, जो कि तमिलनाडु में होता है। इस फोटो को आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, मतलब जहां तक मुझे लग रहा है इसी में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है जो हरिद्वार है, हरिद्वार में कुंभ लगता है, ठीक है। दूसरा, हरिद्वार में भी भागीरथी नदी के तट पे, या आप कह सकते हैं गंगा जी के किनारे होता है। दूसरा प्रयागराज में होता है, जो कि गंगा जी के किनारे होता है। तीसरा आपका नासिक में होता है, और चौथा आपका उज्जैन में होता है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है, और नासिक जो है वो नर्मदा नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। नर्मदा ही है ना, नासिक की कृष्णा है, नहीं गोदावरी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर है। हरिद्वार आपका गंगा जी के किनारे, उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी, और नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और इन चार जगह पे ही कुंभ मेला लगता है। अर्ध कुंभ जो है 6 वर्ष में लगता है, महा और कुंभ जो है वो हर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है, और महाकुंभ 144 वर्ष में लगता है, ठीक है। इस बार जो हुआ था, यानी कि 2025 में जो कुंभ लगा था, ये महाकुंभ था, जो कि लगभग 144 वर्षों बाद लगा था, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए, आप में से जो जो लोग कुंभ स्नान करने गए थे, कौन कौन गया था आपके साथ, यानी कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, या जो भी था, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद में इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इतना ज्यादा तो नहीं, पर हाँ, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश के कह सकते हैं कि जो पहले राज्यपाल थे वो आपके हो जाएंगे सर अमरसिंह फिरोज मोदी जी। संयुक्त प्रांत का नाम आप सभी ने पढ़ा ही होगा, ये जो बदला गया था, या कह सकते हैं संयुक्त प्रांत का नाम अगर उत्तर प्रदेश जब किया गया था, वो किया गया था 1949 के दौरान, ठीक है। 1949, हाँ 1950 में, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ये किया गया था। और उस समय कह सकते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे वो ये पेरोसा मोदी जी थे, फिरोज शाह मोदी जी बेसिकली। भी अब पेरोसा मोदी क्या है, पढ़ा नहीं मैंने। फिरोजा मोदी जी, आप ध्यान रखेंगे इसको, फिरोजा मोदी जी, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करी जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो नाम को लेके जो इतिहास है, वो उत्तर पश्चिम प्रांत था 1836 से। उसके बाद में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत हो गया था। 1870 में इसका नाम बदल के ये कर दिया गया था, और उसके बाद में 1902 में इसका नाम पुनः बदला गया, और संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध किया गया था। उसके बाद में 1937 में इसको सिर्फ संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। और 1950 को संयुक्त प्रांत का ही नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं? क्योंकि ये 2017 का डेटा है, तो वर्तमान में आप जिस समय आपका एग्जाम होगा उस समय आप देख के जाइएगा, ठीक है। यदि डेवलपर्स एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग के अनुसार पर्यावरण अनुकूल इमारतों का निर्माण करते हैं, तो यूपी सरकार द्वारा इनाम के तौर पर फ्लोर एरिया रेशियो का कितना प्रतिशत दिया जाएगा? ये भी काफी कह सकते हैं 2018 का क्वेश्चन है, तो ये फिलहाल आपके मतलब कह सकते हैं काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि वर्तमान समय में इसकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर दिया गया होगा, तो इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की अगर बात करी जाए तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में चरकुला क्या है? तो चरकुला मैंने आपको बताया था, ये ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ये संस्कृत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1791 को गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। वाराणसी का प्रथम महाविद्यालय है और इसके प्रथम कुलपति A.N. झा थे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके। बाकी चरकुला नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? देखिए, दो विश्वविद्यालय, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि आगरा में स्थित है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय ये जहां तक है ये आपका लखनऊ में स्थित होगा। ठीक है, और ये दोनों विश्वविद्यालय कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा। बरसाना होली डॉट 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 के साथ खेली जाती है। तो अगर बरसाना होली की बात करी जाए तो आप सभी को पता ही है डंडे के साथ में खेली जाती है। लठमार जिसको होली कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो काम्पिल मेले की अगर बात करी जाए, ये जैन जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के लगभग 5 एग्जाम्स में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में होता है, मतलब कह सकते हैं कि ये आयोजित किया जाता है। जैन समुदाय से संबंधित संदर्भित या संबंधित मेला है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डॉट 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 के बीच खेला गया था, जो कि एक T20 मैच था। क्रिकेट लवर्स इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका गोरखपुर में स्थित हो जाएगा, और इसकी स्थापना जो है वो 1962 को की गई थी। और इसकी जो स्थापना है 1962 को की गई थी। 1 दिसंबर 2013 को इसका नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा, इससे पहले 1 दिसंबर 2013 से पहले इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था, और वर्तमान में इसका नाम मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, यानी कि कॉलेज से ये यूनिवर्सिटी बन गया 2013 को। माघ मेला डॉट 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 के दिन शुरू होता है। तो आप सभी को पता है जो मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति से माघ मेला स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये प्रयागराज में लगाया जाता है। ठीक है, मतलब लगा किया जाता है, ये लगता है प्रयागराज में गंगा जी के किनारे। माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ महीने में या जनवरी में लगता है, और इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन हो जाती है। यहाँ हर 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? अगर कबीरदास जी की अगर बात की जाए तो इनका जो जन्म, पालन पोषण, ये सारा कुछ जो हुआ था वो बनारस में हुआ था। सॉरी, कबीरदास जी का जन्म 1398 को वाराणसी को कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, और लोक लाज के भय से इन्होंने उस महिला ने इनका परित्याग कर दिया था। इनको कह सकते हैं कि गंगा जी के घाट पे छोड़ के जो चली गई थी, और उसके बाद में 2 जुलाहे थे जिनका नाम था नीरू और नीमा, इन्होंने इसको पाला था। और उसके बाद में ये नीरू और नीमा की ही संतान कहलाते हैं। सेम जो अंगराज कर्ण वाला कह सकते हैं स्टोरी, उसको ही आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में ये कह सकते हैं कि ये कवि बन गए, या कह सकते हैं भगवान की भक्ति में लग गए। उसके बाद इन्होंने बीजक नामक एक पुस्तक लिखी, जहाँ पे इन्होंने अपनी पूरी बाड़ी का, अपना कह सकते हैं अपने लेक्चरों को लिखा, या अपने अपने सुझावों को लिखा। ठीक है, और इसके अलावा इनकी अगर भाषा की बात करी जाए, इनकी जो भाषा है कबीरदास जी की, इसको पंचमेल खिचड़ी बोला जाता है। मतलब इन्होंने कोई ये नहीं कि हाँ अब हम सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं तो सामान्य भाषा, मतलब जिस तरीके की भाषा इनको आई इन्होंने उस तरीके से लिख दिया। मतलब कहीं पे हिंदी का है, कहीं पे लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कहीं पे भोजपुरी लैंग्वेज, मतलब जहाँ पे गए अपनी वो पोतली साथ में थी, और जहाँ पे गए उस तरीके से उन्होंने पूरा फिल कर दिए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो ये बोला गया सदुकड़ी, पर सदुकड़ी के अलावा अभी अगर लिखा हुआ आ जाता है पंचमेल खिचड़ी, तो वो बेसिकली कबीरदास जी की लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, इनके समकालीन सिकंदर लोदी था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1518 को मगहर में हुई थी। मगहर बेसिकली वहाँ पे एक स्थान है बनारस के आसपास कहीं पे। तो बेसिकली ये कहा जाता है, मतलब उस समय ये मान्यता थी कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु मगहर में हो जाती है, तो वो बेसिकली नरक में चला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने मतलब कबीरदास जी कह सकते हैं कि जो पौराणिक मान्यताएं थी, जो कि गलत मान्यताएं थी, उनका विरोध करते आए थे। और जब इनको लगा कि अब मेरा अंत समय आ गया, तो ये मगहर में ही जाके रहने लगे थे, और फिर वहीं मगहर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी।
इस तरीके से। और मतलब कुछ लोग इनकी मृत्यु मानते हैं 1518 में, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं 1498। हालांकि आपसे मृत्यु नहीं पूछी जाएगी, हो सकता है ये पूछ लिया जाए इनकी मृत्यु किस स्थान पे हुई थी, मगध में हुई थी। इनके समकालीन राजा सिकंदर लोदी था। इनकी भाषा सदुक्खड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी है। और इनका जो साहित्य संग्रह है या इनके जो वाणी का संग्रह है या इनके लेक्चर्स का जो संग्रह है वो आपका बीजक में हो जाएगा। इनके माता पिता का नाम नीरू नीमा है। ठीक, इस तरीके से इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। मैंने आपको सारा पोस्टमार्टम करके रख दिया। लखनऊ घराने की जो नींव थी वो उस्ताद डॉट 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 ने की थी। अगर लखनऊ घराने की नींव की बात करी जाए तो वो आपकी की थी बख्शू खान जी ने। ये बागचू नहीं बख्शू खान हो जाएगा, ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं बख्शू खान साहब ने। इन्होंने लखनऊ घराने राजघराने की जो राजघराना तो नहीं, लखनऊ घराना बेसिकली ये घराने संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो इनकी इसकी नींव रखी थी। और लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। इसकी स्थापना अवध के आखिरी नवाब नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। ये भी नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय नवाब कौन था? तो नवाब वाजिद अली शाह थे। और अगर कह सकते हैं कि जिसके संरक्षण में रखी गई थी, या कह सकते हैं जिसने रखी थी संरक्षण, चूंकि ये राजा थे तो वाजिद अली साहब ये तो नवाब थे। और अगर व्यक्तिगत व्यक्ति की बात करी जाए तो वो उस्ताद बख्शू खान साहब थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता अक्षाप तिलक अब छीनी किस भाषा में है? अगर अमीर खुसरो के बारे में बात की जाए तो भारत में, या कह सकते हैं कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली का जो श्रेय है, या कह सकते हैं खड़ी बोली का क्रेज, या कह सकते हैं खड़ी बोली का को संरक्षण प्रदान किया, या क्या बोलते हैं इसकी नींव, हाँ, खड़ी बोली की जो नींव रखी थी वो हो जाएंगे आपके अमीर खुसरो साहब। ठीक है, बाकी अगर इनकी ये पुस्तक की बात करी जाए, क्या थी पुस्तक? छाप तिलक सब छीने। ये बेसिकली आपकी हो जाएगी किसमें? ब्रजभाषा में। ठीक, और इनको खड़ी बोली का जन्मदाता भी बोला जाता है। आप देख सकते हैं अमीर खुसरो द्वारा रचित छाप तिलक सब छीनी ये ब्रजभाषा में स्थित है। इनको ही खड़ी बोली का आविष्कारक भी बोला जाता है। सर्वप्रथम हिंदू तथा हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग भी इन्हीं के साहित्य में मिलता है। ये मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली हिंदी व ब्रज क्षेत्र में कई पद्य लिखे थे। ठीक है, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खड़ी बोली का आविष्कर्ता कौन है, आविष्कारक कौन है, वो आपके हो जाएंगे अमीर खुसरो साहब। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में को पीतल नगरी बोला जाता है? तो पीतल नगरी आपका हो जाएगा बेसिकली मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी बोलते हैं और इसको ही ब्रॉथ सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी तो आप यार देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यार कहीं से भी आ सकता है ना। मैं तो आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और एग्जाम में एक नंबर से पीछे, मतलब आप एक 1.5 लाख बच्चों से पीछे। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ये आपका हो जाएगा आध्यात्मिक पहलुओं पे बनारस घराना काफी ध्यान देता है। यहाँ पे कुछ अन्य घराने दिए गए। कथक नृत्य शैली जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जहाँ पे जयपुर घराना ये युद्ध शैली तथा आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। आप सभी को पता है कि एक वक्त था जिस समय जयपुर में राजा मान सिंह हुआ करते थे, तो उनका मतलब पूरे देश में बोलबाला था। मतलब कह सकते हैं कि भारत देश का जो अघोषित सम्राट था वो आपका हो जाएगा महाराजा मान सिंह। ठीक है, तो ये बेसिकली युद्ध शैली और आक्रामकता के लिए काफी फेमस है जयपुर घराना। वही अगर लखनऊ घराने की बात करी जाए तो लखनऊ घराना संस्कृति रोमांस वगैरह संगर प्रधान ये घराना है। ठीक है, अगर बनारस घराने की बात करी जाए तो ये आपके आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। देखिए, लखनऊ घराना आपका हो जाएगा शाहरुख खान, और बनारस घराना आपका हो जाएगा ये साउथ का वो एक हीरो है ना, क्या नाम है उसका, अभी उसकी मूवी आई अखंडा, यार नाम तो मैं भूल गया हूँ। इस तरीके से मतलब आप जिस तरीके से चाहे उसको याद कर सकते हैं। मैंने तो जनरली इस तरीके से ही किया है। जयपुर घराना, जयपुर सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी जयपुर घराने ने। ठीक है, तो जयपुर घराना युद्ध कौशल से संबंधित हो जाएगा। लखनऊ घराना आप शाहरुख खान समझ लें। अब शाहरुख खान जो है श्रृंगार का है, रोमांस का है, इस तरीके से संस्कृति वगैरह आ जाएगी। और बनारस घराने की आप बात करें तो बनारस बनारस को आप इस तरीके से भी जान सकते हैं। बनारस बेसिकली काशी या वाराणसी है, जो कि तो काशी किसकी है? आध्यात्म की नगरी है, यानी कि शिव की नगरी है, तो शिव की नगरी में आध्यात्म हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डॉट 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 का उत्पादन किया जा रहा है, तो कांच की चूड़ी, इसका आंसर इम्प हो जाएगा। ठीक है, और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो मैंने आपको बताया था ये 24 जनवरी 1950 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। काला नमक चावल, ये आपका सिद्धार्थ नगर हो जाएगा, है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका काला नमक चावल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ये सिद्धार्थ नगर का हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, उस समय भी और अभी भी। अगला क्वेश्चन, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था आपका वर्तमान एटा में, जो कि पटियाली नामक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट इस इनके बारे में इसका हो जाता है कि वह कौन सा कह सकते हैं कि शायर या कह सकते हैं कि लेखक या सूफी संत था जिसने सबसे ज्यादा सुल्तानों का शासन देखा था। तो ये भाई 8 सुल्तानों का शासन देख चुका था अमीर खुसरो। ठीक है, वर्तमान कासगंज में स्थित है। उस पहले ये एटा जनपद के अंतर्गत पटियाली तहसील है, वहां पे आता था। वर्तमान में ये डिवाइड हो गया और कासगंज जनपद में आने लगा। ठीक है, और खड़ी बोली का आविष्कारक तथा तबला जो है, तबला का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को ही बोला जाता है। ठीक है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आपका फैजाबाद, यानी कि वर्तमान में, जो कि फैजाबाद जी तो अंकल चल बसे, अभी वर्तमान में अयोध्या नाम है इसका। ठीक है, तो वर्तमान में अयोध्या में बहू बेगम का मकबरा स्थित है, और उसका निर्माण जो था वो बेसिकली सुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम, जिसको बहू बेगम बोला जाता है यार, इसका नाम क्या है, उम्मतुजुर जुहर, उम्मतु जुहर। ठीक है, बहू बेगम आप ध्यान रखिएगा, या हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए यार, बहू बेगम का दूसरा नाम या मुख्य नाम क्या था, तो आप मार्क कर लीजिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं इस बार। ओके, अप्पा जी बेसिकली गिरजा देवी जी को बुलाया जाता था, ध्यान रखेंगे आपको आप इस बात को। और ये अगर बात करी जाए, इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, और गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इनका निकनेम, या कह सकते हैं गिरजा देवी जी का निकनेम अप्पा जी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किस संप्रदाय से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस का बहुत ज्यादा फेवरेट था। तो वर्तमान में जो योगी जी है वो नाथ संप्रदाय से, इनके नाम में ही लगा हुआ है नाथ। ठीक है, तो ये नाथ संप्रदाय से हो जाएंगे। ठीक है, अगर इनके मूल नाम की बात करी जाए तो अजय सिंह बिष्ट है, लेकिन ठीक है, अब वर्तमान में तो ये नहीं पूछा जाएगा। बाकी इनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था, और ये गोरखपुर का जो प्रसिद्ध गोरक्ष पीठ है, उसके वर्तमान में कह सकते हैं पीठाधीश्वर जी हैं। और वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं, मतलब कि एज अ नंबर। बाकी उत्तर प्रदेश के ये तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए। तीसरी बार ये ना, दूसरी बार, दूसरी बार है इस बार, तीसरी बार होगा। ओके, और इनका जो संबंध है वो बेसिकली नाथ संप्रदाय से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए। नेपाल के साथ में किसकी सीमा लगेगी? गोरखपुर की लगेगी, महाराजगंज की लगेगी, बलिया की लगेगी, या बस्ती की? देखिए, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, तो बलिया की बिहार के साथ में लगती है, मतलब नेपाल के साथ में नहीं लगेगी। ठीक है, गोरखपुर की अगर बात करी जाए तो ये भी नेपाल के साथ में कोई सीमा साझा नहीं करता है। ये इसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट है, वो बेसिकली जनरली कह सकते हैं कि सीमा साझा करता है। वहीं अगर बस्ती की बात करी जाए तो बस्ती भी नेपाल के साथ में कोई सीमा साझा नहीं करता है। पर जो महाराजगंज है, महाराजगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि नेपाल के साथ में लगती है। ठीक है, पीलीभीत भी नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है। और भी लगभग 7 से 8, 8 है ना शायद, देखना पड़ेगा। 8 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो कि नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। अभी स्लिप हो गया है, आप कमेंट करके बताइएगा नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज का उत्पादन उत्तर प्रदेश में से कौन से जिले द्वारा किया जाता है? तो हस्त निर्मित कागज की अगर बात करी जाए, ये आपका जालौन डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, जालौन डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन आप बताइएगा, इसके आसपास के जो जिले हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा, यानी कि जालौन डिस्ट्रिक्ट से सटे हुए जो जिले हैं वो आप बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डॉट 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 से लखनऊ स्थानांतरित कर लिया था। तो आप सभी को पता, पहले उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो प्रयागराज थी, जिसको 1921 में लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, इस समय की अगर बात करी जाए, हाँ, उत्तर प्रदेश का एक हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश में, आप सभी को पता ही होगा। तो
उत्तर प्रदेश का अगर हाई कोर्ट की बात करी जाए, वो आपका प्रयागराज में स्थित है, वो उसकी एक खंडपीठ है जो कि लखनऊ में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इस वजह से चूंकि ये इलाहाबाद में या प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है, इस वजह से प्रयागराज को वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो प्रयागराज को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार, ये भी बहुत ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान से इसको करिएगा, ठीक है। यानी कि राज्य के शासक परिवार से थी, जो कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो मतलब गौतम बुद्ध जी तो जो थे, उनका अगर राज्य की बात की जाए, वो वर्तमान के नेपाल में स्थित था। और इनकी जो माता थी, वो बेसिकली, इनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है। और वो बेसिकली थी, वो उस समय एक राज्य हुआ करता था देवधर राज्य, जो कि वर्तमान का जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट है, बस्ती जिला है, उसके अंतर्गत आता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये कोलीय वंश से संबंधित थी, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देवधर राज्य के कोलीय वंश से संबंधित थी, कोलीय वंश, ठीक है। देवधर राज्य वर्तमान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंतर्गत आता है। और कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो वर्तमान में स्थित है। तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की अगर बात करी जाए, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका बिठूर में, ठीक है, वर्तमान बिठूर में, ठीक। और ये आपका क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आप देख सकते हैं, महर्षि वाल्मीकि आश्रम वो स्थान है जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना करी थी, और यहीं पे इन्होंने जो लव और कुश को अपनी शिक्षा दीक्षा दी थी, वो यहीं पे दी थी। ये आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि वर्तमान बिठूर में स्थित है। और बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के निकट स्थित है, ठीक है। कानपुर से जब आप उन्नाव की तरफ जाते हैं, मतलब जनरली उन्नाव की तरफ तो नहीं, पर कानपुर से ही लगा हुआ है, कानपुर से बॉर्डर टच करता है एक तरीके से, आप कह सकते हैं बिठूर का, ठीक है। और 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डॉट 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 नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र हो जाएगा आपका बनारस अखबार। ये भी यूपी पुलिस का कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, ठीक है, इसको भी आप मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, वो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो भेड़कुंड की अगर बात करी जाए, ये फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि हमारा जिला है। देख ले तो ऑप्शन क्या दे रहा, फर्रुखाबाद ही हो जाएगा, ठीक। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान में फर्रुखाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। और ये फर्रुखाबाद ही हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ओके। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के डॉट 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 जनपद में पाई जाती है, तो वो आपकी हो जाएगी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? सॉरी, बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्से की बात कीजिए, आपका जो महोबा डिस्ट्रिक्ट है, वो बेसिकली बुंदेलखंड का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। बांदा, महोबा, चित्रकूट, ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्से हो जाएंगे, ठीक। आप देख सकते हैं नीचे कुछ अन्य नाम दिए गए हैं, झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट, ठीक है। तो ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 जिले मिलकर बुंदेलखंड का निर्माण करते हैं उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड की वर्तमान में अगर स्थिति की बात करी जाए, तो ये उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी जो हिस्सा है, वो बेसिकली बुंदेलखंड हो जाएगा। और ये टॉन्स तथा पश्चिम में बेतवा नदी के मध्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, डॉट 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 के संग्रहालय में संरक्षित है। तो ये आपका, आपको पता ही होगा, सारनाथ के जो अशोक स्तंभ था, उससे ही लिया गया था ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो ये सारनाथ का जो संग्रहालय है, वहां पे स्थित, कह सकते हैं कि संरक्षित है। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से डॉट 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 सॉरी निम्नलिखित के में से कौन सा क्षेत्र जजाक भुक्ति या जयहोटी नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये चंदेल शासकों का हुआ करता था, ठीक है। और चंदेलों का ही कह सकते हैं कि वंश वंश को जजाक भुक्ति वंश भी बोला जाता है, ठीक। और अगर बात करी जाए कि एक कोई काफी फेमस मंदिर है, जो कि चंदेलों द्वारा बनवाया गया, अभी मेरा स्लिप हो गया,
चलो देख लेते आगे, हो सकता है याद आ जाए। तो इसको जयकोट ही एक वीर पश्चिमी भूमि रही है जजाक भुक्ति वंश से संबंधित है, और यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था, अब यह बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के शासकों ने स्वतंत्र राजनीति इतिहास प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, एक समय में जो कन्नौज थी वो उत्तर प्रदेश, सॉरी, वो पूरे भारत की राजधानी थी, और कन्नौज पे 300 वर्षों तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, 300 साढ़े 300 वर्षों तक, जहाँ पे अगर बात करी जाए गुजरात के जो प्रतिहार शासक थे वो लड़ रहे थे, वहीं पे अगर बात करी जाए गुजरात के प्रतिहार और बंगाल के पाल, और एक और कोई शासक आया था, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट आए थे, स्लिप हो गया। इसको आप कमेंट करके बताइएगा, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेके, वो किन तीन महान कह सकते हैं कि वंश से संबंधित था, किन तीन महान वंशों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। तो ये आपकी हो जाएगी बाल बोधनी पत्रिका, जो इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, और 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 तक इनका जीवन रहा था। ठीक है, और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक इनको ही कहा जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और जनवरी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस में से प्रकाशित होती थी, अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है। थोड़ा इसको प्रायोरिटी दे देंगे आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर वर्तमान में बात करी जाए तो महिलाओं का सीधा सीधा 20% जो सीटें हैं वो भी रिजर्व कर दी गई हैं, तो आपको थोड़ा इसको प्रायोरिटी देनी है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डॉट 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 से संबंधित थे। तो इनायत खान जो थे वो इटावा से संबंधित थे। ठीक है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म 1894 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से एक थे। यह प्रसिद्ध सितार वादन उस्ताद विलायत खान के पिता थे, और नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित थे। इनकी मृत्यु 1938 को कोलकाता में हो गई थी। ठीक है, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? तो चेदी की अगर बात करी जाए, ये आपका हो जाएगा, ये भी बुंदेलखंड रीजन हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर महाभारत पढ़ा है या महाभारत देखा है, या जो महाभारत से ही आप ले लीजिए, तो वहां पे श्री कृष्ण जी की जो धर्म पत्नी थी रुक्मणी जी, तो रुक्मणी जी का जो विवाह उनके भाई ने किया था, रुक्मणी जी जो संबंधित थी वो बेसिकली इटावा के आसपास का कोई एरिया था। ठीक है, यानी कि जो रुक्मणी थी वो इटावा के आसपास कहीं का, जो उनका पिता का जो साम्राज्य था वो इटावा के आसपास का साम्राज्य था। ठीक है, और इनका जो विवाह हुआ था वो चेदी नरेश जो शिशुपाल था उसके साथ में कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, होना तय हुआ था। ठीक है, तो वो जो चेदी साम्राज्य था वो बेसिकली वर्तमान का बुंदेलखंड का जो रीजन था वहां का शासक था। ठीक है, शिशुपाल। और उस समय तक श्री कृष्ण जी का जो कह सकते हैं कि वो चले गए थे वर्तमान की गुजरात, जहां पे उन्होंने द्वारका नामक शहर की स्थापना करी थी। ठीक है, और वहां से आके फिर वो रुक्मणी जी को लेके गए थे। तो कुल मिला के अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखें तो यहाँ पे इटावा है, इटावा के आसपास का जो ये इस एरिया का जो राजा है वो रुक्मणी जी का भाई, सॉरी, रुक्मणी जी का भाई था। और इटावा से ही लगा हुआ यहाँ पे आपने देखा होगा ये पूरा बुंदेलखंड रीजन है। ठीक है, तो बुंदेलखंड का राजा कौन, इसको चेदी बोला जाता था। तो चेदी नरेश ये शिशुपाल था, इसके साथ में इसका विवाह होना था। और यहीं चेदी के आगे की अगर बात करी जाए, बुंदेलखंड के आगे, तो ये यहाँ पे आपका पूरा बिहार वगैरह वाला एरिया हो जाएगा, जो कि उस समय ये पूरा मगध साम्राज्य था। तो मगध का राजा कौन था? मगध सम्राट जरासंध। ठीक है, और यहीं पे अगर इटावा के इस तरफ, चेदी के इस तरफ की बात करी जाए तो ये आपका मथुरा का साम्राज्य हो जाएगा। मथुरा का राजा कौन था उस समय तक? कंस। मतलब ये सभी उस समय के मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैप नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही बना के बता दे रहा हूँ।
तो दक्षिण में ये चेदी हो गया, ये बुंदेलखंड का शासक है, मतलब बुंदेलखंड में चेदी वंश शासन कर रहा है। मथुरा के आसपास का एरिया यहाँ पे कंस शासन कर रहा है। और इसके इस तरफ का जो एरिया है इटावा का, औरैया का, और ये जो थोड़ा बहुत राजस्थान का ये एरिया, यहाँ पे शासन कौन कर रहा है, ये रुक्मिणी का भाई कर रहा है, रुक्मी। और इसके इस तरफ यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि इस तरफ थोड़ा ही आगे जाके यहाँ से गुजरात स्टार्ट हो जाता है, और गुजरात में ही श्री कृष्ण जी हैं जो कि द्वारका में बैठे हुए हैं। तो फिर कुल मिला के यहाँ से बारात यहाँ जानी थी, लेकिन यहाँ से दूल्हा आया और यहाँ से दुल्हन लेके गायब हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने आपको बना के बताने की कोशिश की है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हाँ, उस समय भी मतलब जो भी था, कई बार ऐसे लोग बोलते हैं ना कि नहीं यार एवरीथिंग इज फेक, ऐसा कुछ नहीं था, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुल मिला के ये बुंदेलखंड का कह सकते हैं कि वो था क्या, शासक था, चेदी। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म में एक एक पुस्तक है अंगुत्तर निकाय इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था भारतवर्ष। और ये महाजनपद इस प्रकार थे जो कि मतलब काफी देश, मतलब 16 महाजनपद थे, जिनमें से जो मात्र 8 महाजनपद थे वो कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जिसमें ये महाजनपद, इनका क्षेत्र और इनकी राजधानियां, ये आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा और ये चाहिए आपको याद एग्जाम से पहले। ठीक है, पहला महाजनपद था काशी, जो कि जिसकी राजधानी बनारस थी या वाराणसी थी, और ये वाराणसी के आसपास का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। दूसरा वत्स, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि प्रयागराज के आसपास का हो जाएगा। तीसरा कौशल, ये तो आपको याद होगा, मैं जिसमें देखो टिक मार रहा हूँ वो तो आपको याद होंगे। कौशल आप सभी को पता है, ये कौशल जो थी वो बेसिकली अ, राजा दशरथ की राजधानी हुआ करती है, यानी कि अयोध्या की राजधानी हुआ करती थी कौशल। ठीक है, यानी राम जी की जो राजधानी थी। ठीक है, और इन कौशल बेसिकली उस समय एक पूरा राज्य था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो कि अयोध्या, फैजाबाद जी तो निकल लिए ना, अभी अयोध्या के आसपास का जो एरिया था वो पूरा कौशल जनपद हुआ करता था। ठीक है, चेदी, चेदी मैंने आपको बता ही दिया। चेदी की राजधानी की अगर बात करी जाए तो ये आपका शक्तिमती हो जाएगा, और ये बुंदेलखंड के आसपास का रीजन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पांचाल, पांचाल की बात करी जाए तो ये हमारा वाला जो एरिया है, यानी कि बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये पांचाल आपने सुना ही होगा ना, पांचाल नरेश। पांचाल नरेश कौन था, द्रुपद। और द्रुपद ने, सिंपल सी बात है, जहां का अगर आप कहीं के राजा हो, या सपोज मैं हूं, मैं कहीं का राजा हूं, तो मैं अगर कोई भी प्रतियोगिता आयोजित करूंगा तो वो अपने ही क्षेत्र में करूंगा। तो पांचाल जो थे, उन्होंने जो तीर वाली या मछली वाली जो प्रतियोगिता आयोजित की थी अपनी पुत्री के विवाह के लिए, वो अपने ही राज्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं की होगी। ठीक है, तो वो आपका उनका क्षेत्र कौन सा था, फर्रुखाबाद वाला। मैंने आपको बताया कि फर्रुखाबाद में ही जो वो किया गया था, यानी कि मछली की तीर में जो आंख वेदा गया था। ठीक है, जो कुंड था वो भेद कुंड। ठीक है, वो फर्रुखाबाद में था। तो फर्रुखाबाद बेसिकली ये तीन वर्तमान में, उस समय तो बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था ना पांचाल, तो वर्तमान में इसको तीन भाग में डिवाइड कर देंगे, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। दक्षिणी फर्रुखाबाद की अगर, सॉरी, दक्षिणी पांचाल की अगर बात करी जाए तो वो, उसकी राजधानी फर्रुखाबाद हो जाएगी, और उत्तरी पांचाल की राजधानी ये आपकी बदायूं हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। और पांचाल की जो मुख्य राजधानी थी वो थी अहिच्छत्र। मतलब देखो, पहले तो सीधी सी बात है कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। वहीं अगर बात करी जाए कि उत्तर भारत, मतलब सामान्य सी बात है ना कि अगर हम उस तरीके से डिवाइड कर दें एज अ एरिया, हालांकि एक कंट्रोलिंग तो सभी के पास रहेगी, पर समझने के लिए कि उत्तर भारत का कंट्रोलिंग हम दूसरे के हाथ में दे दें और दक्षिण भारत का कंट्रोल हम दूसरे के हाथ में दें, लेकिन उन दोनों का कंट्रोल तो हमारे ही हाथ में रहेगा इस तरीके से। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी बदायूं थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी फर्रुखाबाद थी, और पांचाल की जो मुख्य राजधानी वो अहिच्छत्र थी। ठीक है, तो ये तो आपको याद होगा। वहीं सातवां सूरसेन, ये भी आपको याद ही होगा। देखो, सूरसेन जो था वो बेसिकली जो जो कंस थे ना, मथुरा का राजा कंस था जिसको कृष्ण जी ने मार दिया था। तो कंस जो था वो बेसिकली सेन वंश से संबंधित था, यानी सूरसेन। ठीक है, तो सूरसेन का ही शायद पुत्र था कंस। तो सूरसेन महाजनपद हो जाएगा, राजधानी मथुरा हो जाएगी, और क्षेत्र मथुरा के आसपास का हो जाएगा। तो ये आपको पता। अभी बचे तीन, वत्स जनपद, मल्ल जनपद और कंबोज जनपद। कंबोज, इसकी राजधानी कंबोज की हाटक हो जाएगी, जो कि ये भी आपको याद होनी चाहिए। कंबोज जैसे कि वर्तमान में अगर बात करी जाए कि कश्मीर वाला एरिया है, या पाकिस्तान का एरिया है, अफगानिस्तान का एरिया है, वो बेसिकली कंबोज हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, जैसे कि काबुल या कंधार,
या गांधार, इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं आप। नहीं, इससे नहीं आएगा। चलो आप इसको रट लीजिएगा। कंबोज जो है वो इसकी राजधानी हाटक थी, जो कि आपकी कश्मीर वाला ये जो एरिया है वहां की थी। वहां पे ये इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कंबोज का क्षेत्र हो जाएगा। अब बच्चा मल, तो मल और वत्स आपको रटना पड़ेगा किसी भी तरीके से। मल्ल की राजधानी कुशीनगर है, जो कि देवरिया के आसपास का एरिया है। वहीं वत्स की राजधानी की अगर बात करी जाए तो वत्स की राजधानी आपकी कौशाम्बी हो जाएगी। और ये जो है प्रयागराज के आसपास का एरिया, ठीक है। तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा, सेव करिएगा, और चाहे 2 बार रटो 4 बार रटो, पर ये आपको सेव होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने डॉट 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 भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की। तो ये इन्होंने मतलब जो भद्र विहार की स्थापना की थी, ये कहाँ पे की थी? मथुरा, काशी, कन्नौज, हरिद्वार। तो आप सभी को पता है जो राजा हर्षवर्धन जी थे, ये कन्नौज के शासक थे। हालांकि ये जो शासक थे ये तो थे थानेश्वर के, जो कि वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। परंतु इनकी अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप सबको पता होगा, इनका इनकी बहन का विवाह हुआ था कन्नौज के नरेश के साथ में। क्या नाम था उसका? अम, अभी मुझे नाम नहीं याद है। मतलब कन्नौज का एक राजा था, उसके साथ में हर्षवर्धन की बहन की का विवाह हुआ था। इनकी बहन का नाम था राजश्री, ठीक है। और उसके बाद में उस यानी कि राजश्री के हस्बैंड की हत्या कर दी जाती है। शायद मालवा का सुल्तान होता है, मालवा का राजा होता है, वो करता है, जिन्हें बंगाल का कहीं का एक राजा होता है, उनके आपस में लड़ाई होती है। तो फिर वो इसकी हत्या कर देता है और राजश्री जंगलों में भाग जाती है। फिर हर्षवर्धन का भाई आता है, वो उसकी हत्या कर देता है। मतलब हर्षवर्धन का एक बड़ा भाई होता है पहले, ठीक है। राज्यवर्धन शायद, ऐसे कुछ नाम था। तो फिर देखिए 3 करैक्टर हैं यहाँ पे, मैं समझाता हूँ, बहुत मस्त स्टोरी है इसकी। देखो पहले तो ये आपका हरियाणा है, ये कन्नौज है, ये बंगाल है, और ये आप मान लीजिए बुंदेलखंड है या बघेलखंड है या जो भी है, या मालवा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे 2 भाई हैं, एक हर्षवर्धन है, एक हर्षवर्धन का भाई है, तीसरी हर्षवर्धन की बहन है। हर्षवर्धन की बहन का विवाह होता है कन्नौज के राजा के साथ में। फिर कन्नौज के राजा की और इसकी मतलब मालवा के राजा की लड़ाई होती है, मालवा का राजा इसको मार देता है। फिर हर्षवर्धन का भाई जो है वो अपना थानेश्वर छोड़ के यहाँ पे आता है कन्नौज में, ठीक है। फिर क्या करता है, वो अपनी सेना लेके आता है। फिर उसकी और इसकी लड़ाई होती है मालवा के राजा की। फिर वो मालवा के राजा को इसको क्लोज कर देता है। मालवा के राजा का दोस्त होता है बंगाल का राजा। फिर क्या करता है, बंगाल का राजा आता है, वो फिर हर्षवर्धन के भाई को, इसके साथ में इसकी लड़ाई होती है, ये इसको फिर से इसको मार देता है। फिर जब ये इसको मार देता है, ये फिर वापस चला जाता है। फिर हर्ष यहाँ से आता है, फिर हर्ष की और बंगाल के राजा की लड़ाई होती है, फिर हर्ष इसको मार देता है। आप इनकी स्टोरी सुनो ना, बिल्कुल फिल्मी स्टोरी है, बहुत तगड़ी। अगर आपने पढ़ी होगी तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि समझ में क्या ही आया होगा, पर हाँ, सब थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग में चढ़ा होगा। तो कुल मिला के फिर ये कन्नौज में ही बैठ जाता है, मतलब कन्नौज में ही ये शासन करने लगता है। अपने कुल मिला के शासन क्या करने लगता है, ये नीचे रहता है शासन बतौर राजा। तो ये अपनी बहन को ही बिठाता है, ठीक है। ये सिर्फ कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखता है कि हाँ अब इस तरीके से, ठीक। सेम इसी तरीके जिस तरीके से भरत जी ने अयोध्या का राज्यपाट चलाया था, मतलब कंट्रोलिंग उनके हाथ में थी, पर सिंहासन पे वो नहीं बैठे थे, ठीक है। उसके बाद में हर्ष काफी फेमस था। मतलब हर्षवर्धन एक तरीके से आप मान सकते हैं कि अंतिम सम्राट था जिसने पूरे भारत को कंट्रोल किया था, ठीक है। पूरे भारत को तो नहीं, चूंकि ये यहाँ पे गोदावरी नदी के आगे जाता है, तो पुलकेशिन द्वितीय होता है, वो इसको हरा देता है, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। तो उसके आगे ये नहीं जा पाता है। पर हाँ, लेकिन जो भी उस समय का सम्राट था, इसने काफी एक बड़े क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया था। चूंकि सिंपल सी बात है, देखो हरियाणा तक तो इसका कंट्रोल था ही, इधर बंगाल के भी राजा को मार दिया, तो ये पूरा एरिया इसके कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। बाकी देखते यही जो होता है, ये इसने वो प्रथा स्टार्ट की थी। ये प्रति 5 वर्ष में शायद ये प्रयागराज में जाके अपना सारा कुछ दान कर देता है। और इसकी काफी रचनाएं भी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं, वो आप देख लीजिएगा। भद्र विहार नामक ज्ञान के वृहद केंद्र की स्थापना की थी। इसके दरबारी कवि बाणभट्ट थे, और इसके समय पे आप कमेंट करके बताइएगा, एक चीनी यात्री भारत आया था। हालांकि मुझे तो उसका नाम पता है, आपको भी अगर पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हर्षवर्धन के समय पे कौन सा चीनी यात्री था जो कि भारत में आया था, और उसके बाद में उसको इसने कह सकते हैं कि वो भी बना दिया था, हिंदू धर्म का एक तरीके से कह सकते हैं कि चीफ मान सकते हैं आप उसको, ठीक है।
हालांकि चीफ इज नॉट द सुइटेबल वर्ड, पर हाँ एक तरीके से उस समय एक संगीति हुई थी, मतलब धर्म से संबंधित संगीतियां उस समय तो होती ही थी, तो उसमें उसको मुख्य सलाहकार एक तरीके से मान सकते हैं। हालांकि उसको हिंदू धर्म के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो तत्कालीन जो ब्राह्मण वगैरह थे, जो भी विद्वान लोग थे, उन्होंने इसकी काफी ज्यादा निंदा भी की थी। ठीक, तो हर्षचरित तथा कादंबरी इसकी प्रमुख रचनाएं। आप मार्क कर लीजिएगा, हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटकों जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से, भाई बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है फिराक गोरखपुरी, तो फिराक गोरखपुरी आपके रघुपति साहब हो जाएंगे। ठीक है, गोरखपुर से संबंधित है, 1896 को पैदा हुए थे, 1982 को निकल लिए थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गुल ए नगमा, और इसके लिए इनको उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में मिला था, किसको? रघुपति सहाय को। और इनका शॉर्ट नेम या इनका निक नेम फिराक गोरखपुरी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो बारिश के मौसम की अगर बात करी जाए तो ये आपके हो जाएंगे कजरी। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम यानी सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा मुख्यतः कजरी लोक गीत गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नृत्य है, ठीक गीत है, ध्यान रखेंगे। बिरहा, बिरहा के अगर बारे में बात की जाए तो ये शुभ अवसरों पर किसी घटना या कहानी का लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है। रसिया, ये लोकगीत का संदर्भ भगवान श्री कृष्ण की उपासना से संबंधित है। चैती, चैती को ही चैता भी बोला जाता है, ये बेसिकली फाल्गुन पूर्णिमा में चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों की अगर बात करी जाए तो चैती, ढोला, आल्हा, बिरहा, रशिया, पूरन, भगत और भरथरी, ये कुछ लोक नृत्य इसके उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65, प्रसिद्ध सूफी संत डॉट 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 के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है, और ये किसकी कह सकते हैं दरगाह है या शहीद स्थल है? शहीद स्थल तो नहीं है, किसकी अ, स्मारक है। तो ये आपके हो जाएंगे बारिश अली शाह की। इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इस वर्ष यानी कि 2025 में ये मेला आयोजित नहीं किया गया था। ठीक है, तो हो सकता है भाई, देखो एग्जाम में करंट से भी संबंधित है, तो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है? कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? कौन सा देश? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? चीन, बिल्कुल नहीं। नेपाल, नेपाल तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता ही है। भूटान नहीं करता है आपका, बांग्लादेश भी नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं, स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जो राज्य वो भी आपका सोनभद्र हो जाएगा। सबसे पूर्वी राज्य आपका हो जाएगा बलिया। सबसे पश्चिमी राज्य की अगर बात करी जाए वो हो जाएगा आपका सहारनपुर। सहारनपुर ही है ना, हाँ। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के 23वें जिले के, इसको आपको ध्यान नहीं रखना, लेकिन हाँ आप ये ध्यान रख के जाइएगा कि उत्तर प्रदेश में के कौन कौन से जिले एनसीआर रीजन में शामिल हैं। ठीक है, चूंकि ये 2018 का है इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। वर्तमान में आप देख के जाइएगा कितने जिले मतलब कौन कौन सा जिला जो है वो एनसीआर रीजन में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और आप कमेंट करके भी बताइएगा कौन कौन से जिले एनसीआर रीजन में शामिल हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ताकि और भी जो भी हमारे भाई बहन है वो उनको भी समझ में आ सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, गुलाबी गैंग का संस्थापक डॉट 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 कौन है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन जो कि महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। गुलाबी गैंग ये बेसिकली आपकी हो जाएंगी संपत पाल देवी। ये संपत पाल देवी जी ये गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं। ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए एक सामाजिक संगठन है जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। इस गैंग में 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया है। गुलाबी गैंग महिलाओं पर घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए काफी प्रसिद्ध है,
और यह पहली बार उत्तर प्रदेश के बांदा में देखा गया था। ठीक है, मार्क कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। मुरादाबाद डॉट 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 के कार्य के लिए प्रसिद्ध है और इसने विश्व भर में हस्तकला उपयोग तो मिला। मुरादाबाद को पीतल नगरी बोला गया। मैंने ऊपर वाले भी एक क्वेश्चन में इसको करवा रखा है कि पीतल नगरी किसको कहते हैं, मुरादाबाद को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको कि मुरादाबाद पीतल नगरी और कलई के लिए फेमस है। फरीदाबाद ये आपका कांच उद्योग के लिए फेमस है, बेसिकली कांच में भी चूड़ियों के लिए फेमस है। कन्नौज इत्र के लिए फेमस है। रामपुरी चाकू। लखनऊ अपना खिलौना, औषधि, अपना जरी दरदोजी और चिकनकारी इस तरीके से, और अपने कह सकते हैं तहजीब और तमीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। खनिज क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में खनिज क्षेत्र बांदा एवं मिर्जापुर में पाए जाते हैं। तांबा ललितपुर में पाया जाता है। कोयला सिंगरौली में पाया जाता है जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यूरेनियम ललितपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में डॉट डॉट में स्थित है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय ये आपका मेरठ में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इसको देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का ये पहला कृषि विश्वविद्यालय था जो कि पंतनगर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉट 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 एक एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो कि प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मेरठ में कौन सा लगता है, नौचंदी मेला, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में से संबंधित है। तो बुंदेलखंड के मैंने आपको सारे जिले बता ही रखे थे। ठीक है, इसी संदर्भ में आप देख लीजिएगा, फतेहपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, महुआ, तो महुआ ही आपका बुंदेलखंड का से संबंधित हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत, ये भाई बहुत ज्यादा जरूरी, मतलब इतना जरूरी तो नहीं पर हाँ है थोड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब कई बार पूछा गया है, तो मतलब सीधा सीधा मतलब ये जियोग्राफी से भी संबंधित हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 7.3%। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो मथुरा के आसपास के अगर क्षेत्र की बात करिए तो सूरसेन हो जाएगा, मैंने पहले ही बता रखा आपको। ठीक है, और राजस्थान को बेसिकली मत्स्य बोला जाता था। आपने अगर वो महाभारत देखा, उसमें एक आया था मत्स्य नरेश, तो वो मत्स्य क्या था, राजस्थान वाला एरिया था। ठीक है, इसकी राजधानी विराटनगर थी। पांचाल नरेश, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र हो जाएगी। अंग, अंग बेसिकली वर्तमान जो बिहार का एरिया है वहाँ उस एरिया को अंग नरेश बोला, मतलब उस समय साधारण सी बात है ना कि बिहार का भी जो बंगाल वाला एरिया था उसको अंग बोला जाता था, बंगाल साइड का। और बेसिकली मुख्य जो बिहार था वो तो मगध साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, तो मगध का मगध नरेश उस समय था जरासंध। अंग नरेश, अंग नरेश कौन था, अंगराज कर्ण। अंग की राजधानी चंपा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो उस समय ये सारे कह सकते हैं कि महाजनपद थे या जो भी थे शहर वगैरह या राज्य थे। ठीक है, तो काफी समय हो चुका, मैं सोच रहा हूँ कि आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, बाकी 75 तक कर लेते हैं, कल से इसके आगे करवाऊंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के जो संस्थापक थे वो बेसिकली मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग में हुआ था 1860 को, और 1887 में इन्होंने इसको हिंदुस्तान का संपादन किया था। हिंदुस्तान एक दैनिक समाचार पत्र था, प्रतिदिन ये आता था, या कह सकते कि प्रतिदिन प्रकाशित होता था। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने लगभग 75 क्वेश्चन करवाए हैं। अभी मुझे थोड़ी दिक्कत होने लगी, मुझे जुकाम है इस वजह से। तो इन 75 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अगले जो क्वेश्चंस रहेंगे 75 के आगे वाले वो मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा आपका। ठीक है, ओके, तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।